अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 दैट इज इनहेरिटेंस उसको डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को पढ़ेंगे। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए क्या कहता है, डीएनए का मॉडल किस तरह का होता है, डीएनए में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम अपनी आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने इनहेरिटेंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन को देखा। जीन्स किसे कहते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है। ओके, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, अब वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। आज हम वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को पढ़ेंगे कि इन दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए का मॉडल किस तरह का बना के पेश किया। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि वाटसन क्रिक किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर डीएनए के मॉडल पे काम किया और उसको एक जो है वो एक प्रूफ दिया कि डीएनए इस तरह का होता है। ये भी इतना ऑथेंटिक मॉडल नहीं है, लेकिन किसी हद तक ये माना जाता है। तो इन दोनों साइंटिस्ट के पूरे नाम क्या है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1953 में डीएनए का मॉडल पेश किया, जो कि काफी हद तक एक्सेप्टेबल था। ये डीएनए का मॉडल क्या कहता है, अ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 polynucleotide strands which are coiled around each other in the form of double helix। उन्होंने कहा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो 2 polynucleotide strands पे बना होता है, जो एक दूसरे के इर्द गिर्द एक हेलिकल फॉर्म में कॉइल होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपको याद होगा, आपने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा है। आप उसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है और राइबोस शुगर होती है। तो इसके अंदर भी डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और राइबोस शुगर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस। इसको डीऑक्सीराइबोस का नाम क्यों दिया गया, जबकि हम कह रहे हैं कि इसके अंदर राइबोस शुगर है। किस तरह से कि जो राइबोस क्या है, एक 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। तो इसका जो कार्बन नंबर 2 है, उस कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है। जब कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ओके, तो इसको हम नाम देंगे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है ये डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने पेश किया था। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक डबल हेलिक्स है, ठीक है। और ये जो इसके हेलिक्स हैं, जो इसकी वॉल्स हैं, ये किस चीज से बनी होती है, फॉस्फेट शुगर बैकबोन। इसकी बैकबोन किस चीज की है, फॉस्फेट और शुगर की, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपने देखा होगा कि जो डीएनए का मॉडल होता है उसके अंदर ब्रिज की फॉर्म में इस तरह से कुछ बेसिस प्रेजेंट होती हैं। ओके, इनको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। ये इसके पूरे स्ट्रैंड में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले क्या बनता है, इसकी फॉस्फेट शुगर बैकबोन बनती है, फिर इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होती है। नाइट्रोजनस बेसिस भी आके रैंडमली अटैच नहीं हो जाएंगी, वो भी एक तरतीब के साथ आके अटैच होंगी। ओके, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसके 2 हेलिक्स है, 1 हेलिक और 2nd हेलिक। ओके, इसके बाद है कि जो फॉस्फेट शुगर बैकबोन है वो कहाँ पे, बाहर वाली साइड पे। ऑब्वियसली बात है, आपने जो है वो कोई सीढ़ी बनानी है, कोई चीज बनानी है, तो पहले उसकी बाउंड्री बनाओगे। पहले आपने कोई डायग्राम बनानी है तो उसकी आप पहले बाउंड्री बनाओगे। उसकी बाउंड्री बनेगी तो आप उसके अंदर के कंटेंट्स बनाओगे, उसके अंदर का मटेरियल रेडी करोगे। इसी तरह से सबसे पहले जो है वो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रैंड की फॉस्फेट शुगर बैकबोन बनती है, फिर उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। क्या है हमने पढ़ा अभी, फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड, नाइट्रोजनस बेसिस आर इनसाइड। बाहर क्या है, फॉस्फेट शुगर बैकबोन, जबकि अंदर वाली साइड पे क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पे कितनी तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन, किसके अंदर,
डीएनए के अंदर। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है कहाँ पे, जो यहाँ पे थायमीन है वहां पे थायमीन की जगह एक और बेस ऐड हो जाती है जो कि क्या है, यूरासिल। ओके, आरएनए के अंदर आपने याद रखना है, आरएनए के अंदर एडेनिन भी है, गुआनिन भी है, साइटोसिन भी है, लेकिन थायमीन की जगह कौन सी बेस आके अटैच होगी, यूरासिल। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच करती हैं। इन्होंने डायरेक्टली रैंडमली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो जाना, इन्होंने एक बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होना है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू। एडेनिन हमेशा साइटोसिन के साथ अटैच होगा, गुआनिन हमेशा थायमीन के साथ अटैच होगा। लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे किस तरह से, एडेनिन आके थायमीन से कैसे जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन से कैसे जुड़ेगा। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनानी है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसने कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं करनी, क्यों, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, वो ब्रेकेबल नहीं होती। लेकिन जो इन बेसिस के दरमियान में बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि इतनी मजबूत नहीं होती, जो कि वीक बॉन्डिंग है। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड से नाइट्रोजनस बेसिस आएंगी और एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आके अटैच हो जाएंगी। एडेनिन ने हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाना है, थायमीन के साथ, लेकिन गुआनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थायमीन के दरमियान कितने बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर हम गुआनिन और साइटोसिन की बात करें तो इसके दरमियान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन आप ये कह सकते हो कि एडेनिन थायमीन के साथ अटैच होगी थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि गुआनिन अटैच किसके साथ होगी, साइटोसिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का छोटा सा इजी सा टॉपिक। आप समझ लो कि आपका इंट्रोडक्शन है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट मूव करते जाओगे आप इसको ज्यादा डिटेल से डिस्कस करते जाओगे। ओके, कि कहाँ कहाँ पे एडेनिन आएगा डीएनए के मॉडल में, कहाँ कहाँ पे थायमीन आएगा, कहाँ कहाँ गुआनिन आएगा और कहाँ साइटोसिन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपकी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।